वेलकम टू ए एडू और ए एडू में सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ रहे थे और इस राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हम लोग इस राष्ट्रीय घटनाक्रम के पूरे जनवरी माह के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो चलिए नेशनल इवेंट को हम लोग कंटिन्यू करें। तो अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। तो भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया, क्या कहा कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चलेगी, तो ट्रेन चलेगी। किस रूट पर चलेगी, तो उस रूट का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्ण विकर्ण रूट। तो स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्ण विकर्ण रूट पर यह 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। इस रूट की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 1612 किलोमीटर। तो इस रूट की लंबाई 1612 किलोमीटर है और इस रूट पर 1280 किलोमीटर के बीच रेल दौड़ेगी। इस रूट पर 1280 किलोमीटर के बीच 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। किसको छोड़कर, तो विजयवाड़ा दुब्बाड़ा खंड को छोड़कर पूरा रूट दक्षिण मध्य रेलवे में स्थित है। तो विजयवाड़ा दुब्बाड़ा खंड को छोड़कर जो पूरा रूट है वह दक्षिण मध्य रेलवे की श्रेणी में आता है, अर्थात साउथ सेंट्रल रेलवे, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत कब से हो गई, तो 16 जनवरी 2021 से। भारत में कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत कब से हुई, तो 16 जनवरी 2021 से। इसकी घोषणा कब हुई, तो 9 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा हुई थी, 9 जनवरी 2021 को। प्राथमिकता के तौर पर पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर को यह क्या मिलेगी, तो वैक्सीन मिली। तो प्राथमिकता के तौर पर पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन मिली। तो किस प्रकार के वैक्सीन की मंजूरी मिली, 2-2 वैक्सीन, अर्थात एक व्यक्ति को 2-2 वैक्सीन पड़ेगा, एक व्यक्ति को 2-2 वैक्सीन पड़ेगा 28 दिनों के अंतराल पर। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा सागर अन्वेषिका तृतीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब किया गया, तो इसका समर्पण 9 जनवरी 2021 को हुआ। यह किस बंदरगाह पर है, तो चेन्नई बंदरगाह पर है। तो यह जो अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत है वह चेन्नई बंदरगाह पर स्थित है, जिसे 9 जनवरी 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया गया, समर्पित किया गया। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इस पोत की खासियत क्या है, तो यह पोत वैज्ञानिक और नवीनतम नेविगेशन उपकरण से क्या है, लैस है। तो यह जो पोत है वैज्ञानिक और नवीनतम नेविगेशन उपकरण से लैस है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वर्ष 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत करेगा। यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो वर्ष 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। और यह अध्यक्षता कितने साल के लिए होगा, तो भारत 3 साल के लिए अध्यक्षता करेगा, 3 वर्षों के लिए, याद रखेंगे। 22, 23 और 24, 2022 से लेकर 2024 तक। और तीनों निकायों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो तीनों निकायों की अध्यक्षता आतंकवाद विरोधी समिति
तालिबान प्रबंधन समिति और लीबिया प्रबंधन समिति करेगा। तो तीनों निकायों की अध्यक्षता आतंकवाद विरोधी समिति, तालिबान प्रबंधन समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति करेंगे। इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 8 जनवरी 2021 को की गई। इसकी घोषणा 8 जनवरी 2021 को की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. कृष्णमूर्ति के द्वारा। तो इसकी जो घोषणा हुई वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के परमानेंट जो प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है टी.एस. कृष्णमूर्ति, तो उनके द्वारा यह घोषणा हुई। अब यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति के बारे में हम लोग देखें तो यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति, इसका जो गठन है कब हुआ? सितंबर 2001 में। तो यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति का गठन सितंबर 2001 में हुआ। कब? न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले के बाद। तो संयुक्त न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था 9/11 अर्थात 11 जो सितंबर का महीना था, तो उसी हमले के बाद इसका गठन हुआ था सितंबर 2001 में। भारत 1 जनवरी 2021 को यूएनएससी के एक गैर अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना 8वां कार्यकाल शुरू कर रहा है। तो भारत 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया। 17 जून 2020 को भारत को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति में चुना गया था। तो 17 जून 2020 को भारत को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति के लिए चुनाव किया गया था। अगला करंट अफेयर्स है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। इसे मंजूरी कब मिली? तो 5 जनवरी 2021 को। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली। मंजूरी कब मिली? तो 5 जनवरी 2021 को। इसमें जो फैसला आया वह सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बीच 2:1 की बहुमत से आया। तो इसमें जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बीच 2:1 की बहुमत से आया। और वो तीनों जज कौन थे? तो जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना। तो जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना इसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए जज नियुक्त हुए थे। अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके तहत नए संसद परिषद का निर्माण शुरू किया गया है। तो इसके तहत नए संसद परिषद का निर्माण शुरू किया गया है। यह 876 सीट वाली एक लोकसभा है। तो संसद विस्टा प्रोजेक्ट 876 सीट वाली एक लोकसभा है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी। तो इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस संसद भवन के निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी। इस संसद भवन में 1224 सेंट्रल हॉल की सीट है। 1224 सेंट्रल हॉल की सीट है। और यह जो इमारत है वह 65,400 स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है। 65,400 स्क्वायर फीट में। इसमें 400 सीट वाली राज्यसभा है। तो 400 सीट वाली राज्यसभा है। इसमें 10 इमारतों में 51 मंत्रालय बने हैं। तो 10 इमारतों में 51 मंत्रालय बने हैं। इसके पहले इसकी सुनवाई कब हुई? तो 7 दिसंबर 2020 को
इसके पहले इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर 2020 को हुई। इस संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को। तो इस नए संसद भवन का जो शिलान्यास हुआ वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को हुआ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत और जापान के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई। तो भारत और जापान के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिली। कब मंजूरी मिली? तो 6 जनवरी 2021 को। यह जो मंजूरी मिली 6 जनवरी 2021 को मिली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस समझौते का जो उद्देश्य था, तो जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगार को भेजेगा। तो जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने के लिए भारत क्या करेगा? तो ऐसे कुशल कामगार भेजेगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, डिजीज एक्स। एक बीमारी के बारे में पता चला है जिसे डिजीज एक्स नाम दिया गया है। कोरोना से भी तेज होगा इसका खतरा। तो इसके बारे में क्या कहा गया है डिजीज एक्स के बारे में कि कोरोना से भी इसका खतरा काफी तेज होगा। इसकी चेतावनी किसने जारी की? तो चेतावनी को जारी करने वाला संस्थान है अफ्रीकी वायरस इबोला का पता लगाने वाले डॉक्टर जिन जैक्स मुख तामफम के द्वारा। तो इसके चेतावनी जारी करता कौन है? तो अफ्रीकी वायरस इबोला का पता लगाने वाले डॉक्टर जिन जैक्स मुख तामफम, मुएम्ब तामफम। याद रखेंगे। इसका लक्षण क्या है? तो यह एक रहस्यमय बीमारी है जिसके बारे में विशेषज्ञों को कुछ विशेष पता नहीं, जिसमें तेज बुखार के साथ आंतरिक रक्तस्राव भी होता है। तो इसमें तेज बुखार के साथ आंतरिक रक्तस्राव होता है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, ऑक्सीजन प्लांट लगवाने हेतु पीएम केयर फंड से कितना रुपए दिया गया? तो 201 करोड़ रुपए दिया गया। तो ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष से 201 करोड़ रुपए दिया गया। 201.58 करोड़ रुपए, 201.58 करोड़ रुपए किस तारीख को दिया गया? तो दिए गए रुपए की तारीख 5 जनवरी 2021 को। 5 जनवरी 2021 को 201 करोड़ रुपए पीएम फंड से, पीएम केयर फंड से दिया गया। किस लिए? ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए। कुल कितने प्लांट लगाए जाएंगे? तो 162 पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, 162 पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। पीएम केयर फंड का मतलब होता है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 23 मार्च 2020 को। 28 मार्च 2020 को इस पीएम केयर फंड की स्थापना हुई थी। 201.58 करोड़ इस रुपए में से 137.33 करोड़ रुपए संयंत्रों की आपूर्ति तथा कमीशनिंग के लिए है, जबकि 64.25 करोड़ रुपए केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति स्टोर को प्रबंध करने का शुल्क है। याद रखेंगे कितना? 64.25 करोड़ रुपए केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति स्टोर को प्रबंध करने का शुल्क है। 162 प्लांट की क्षमता कितनी है? इन सभी 162 प्लांट की जो क्षमता है वह कितनी है? तो 154.19 मीट्रिक टन की क्षमता है। तो इस 162 प्लांट की जो क्षमता है 154.19 मीट्रिक टन की है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है।
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कब हुआ? तो 5 जनवरी 2021 को। इसका जो उद्घाटन हुआ वह 5 जनवरी 2021 को हुआ। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो 450 किलोमीटर। इस पाइपलाइन की लंबाई है 450 किलोमीटर। इसमें कुल कितनी लागत आई है? तो 3000 करोड़ रुपए। इसमें कुल खर्च 3000 करोड़ रुपए आया है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। तो इसकी जो क्षमता है 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। अगला है इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हो गया। तो मध्य प्रदेश में कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। यह जो अलर्ट जारी हुआ कब? तो 4 जनवरी 2021 को। यह जो अलर्ट जारी हुआ 4 जनवरी 2021 को। किस वायरस की पुष्टि हुई? तो H5N8 वायरस, H5N8 वायरस की पुष्टि हुई। जो बर्ड फ्लू है उसका वायरस का नाम है H5N1। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1, जो कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसका पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। तो H5N1 जो कि बर्ड फ्लू का वायरस है, यह एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। इस मध्य प्रदेश में कुल कौओं की कितनी मौत हुई? तो 376। इससे पहले राजस्थान में 400 कौओं की मौत हुई थी। तो इसी प्रकार की बीमारी से इससे पहले बर्ड फ्लू से करीब 400 कौओं की मौत राजस्थान में हुई थी। अगला करंट अफेयर्स है, भारत को मिली दूसरी कामयाबी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई। तो भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिली, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। यह एक पहला वैक्सीन है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला वैक्सीन बना। तो यह पहला वैक्सीन है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला वैक्सीन बना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। FSSAI के द्वारा खाद्य पदार्थों में औद्योगिक ट्रांस वसा को सीमित करने का नियम बनाया गया। तो FSSAI के द्वारा खाद्य पदार्थों में औद्योगिक ट्रांस वसा को सीमित करने का नियम बनाया गया। FSSAI का मतलब क्या होता है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। FSSAI का मतलब होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, याद रखेंगे। इस नियम का जो निर्माण किया गया 9 फरवरी 2021 को किया गया। इस नियम का निर्माण कब किया गया? तो 9 फरवरी 2021 को। इस नियम का नाम क्या है? तो इस नियम का नाम है खाद्य सुरक्षा और मानक द्वितीय संशोधन अधिनियम 2021। खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर रोक और प्रतिबंध द्वितीय संशोधन अधिनियम 2021 इसका नाम है, याद रखेंगे। इस नियम का नाम है खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर रोक और प्रतिबंध द्वितीय संशोधन अधिनियम 2021। ऐसा करने वाला भारत 40 देशों में शामिल हो गया। तो ऐसा करने वाला भारत 40 देशों में शुमार हो गया। इसमें कौन कौन सा खंड जोड़ा गया? तो धारा 2.3 और उपधारा 2.3.14 तथा एक और खंड जोड़ा गया। तो इसमें धारा 2.3 और उपधारा
3.14 और एक और खंड जोड़ा गया। इसकी विशेषता क्या है? तो इस नियम के अनुसार ऐसे खाद्य उत्पादों जिनमें खाद्य तेल और वसा एक घटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, 1 जनवरी 2022 से उन सभी खाद्य उत्पादों में मौजूद औद्योगिक ट्रांस वसा एसिड कुल तेलों या वसा के द्रव्यमान से 2% अधिक नहीं होंगे, जो कि पहले कितना था? तो 3% था, याद रखेंगे। तो इस नियम के अनुसार ऐसे खाद्य उत्पादों जिनमें खाद्य तेल और वसा एक घटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, 1 जनवरी 2022 से उन सभी खाद्य उत्पादों में मौजूद औद्योगिक ट्रांस वसा एसिड कुल तेलों या वसा के द्रव्यमान से 2% से अधिक नहीं होंगे, जो कि पहले कितना था? 3% था। अब ये ट्रांस वसा क्या है? तो तरल वनस्पति तेलों में जोड़कर उन्हें ठोस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ट्रांस वसा का इस्तेमाल क्या होता है? तो जो लिक्विड वनस्पति तेल होता है उसमें डाल के उसे ठोस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। FSSAI ने क्या कहा? FSSAI के अनुसार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा एसिड के द्वारा उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का जोखिम पैदा करता है। तो औद्योगिक रूप से उत्पादित वसा एसिड के द्वारा उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का जोखिम उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार के द्वारा घरेलू उड़ान के किराए में 30% तक का इजाफा कर दिया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो घरेलू उड़ान का किराया है उसके किराए में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। इसकी घोषणा कब हुई? तो 11 फरवरी 2021 को। इसकी घोषणा कब हुई? तो 11 फरवरी 2021 को हुई। इसमें जो इजाफा हुआ अर्थात बढ़ोतरी हुआ 10 से 30% तक, मिनिमम 10% और अधिकतम 30% तक इजाफा हुआ, याद रखेंगे। मिनिमम 30% और अधिकतम मिनिमम 10% और अधिकतम 30%। इसका जो आदेश था यह आदेश 31 मार्च 2021 तक लागू है। यह आदेश कब तक लागू किया गया? तो 31 मार्च 2021 तक। परिचालन क्षमता 31 मार्च तक 80% क्षमता के साथ बढ़ाया गया। तो परिचालन 31 मार्च तक 80% क्षमता के साथ ही चलेगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी 12 अंकों की यूनिक आईडी। तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि किसानों को 12 अंकों की एक यूनिक आईडी प्राप्त होगी, याद रखेंगे। जिस प्रकार आधार कार्ड 12 अंकों का एक आईडी होता है, तो उसी प्रकार किसानों का भी एक 12 अंकों का यूनिक आईडी प्राप्त होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिक आईडी उन्हीं किसानों के लिए है जिसका नाम डाटाबेस में मौजूद है। तो यूनिक आईडी उन्हीं किसानों के लिए है जिनका नाम डाटाबेस में मौजूद है। अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डाटाबेस बनकर तैयार हो चुका है। तो अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डाटाबेस बनकर तैयार हो गया है। इंपॉर्टेंट है, एक बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, याद रखेंगे इसे, कि भारत में मार्च 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। तो भारत में मार्च 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी घोषणा कब हुई? तो 17 सितंबर 2021 को इसकी घोषणा हुई। 17 सितंबर 2021 को। घोषणाकर्ता कौन थे, अर्थात किन्होंने घोषणा किया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। तो इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। यह जो एक्सप्रेसवे है कहां से कहां तक? तो दिल्ली से मुंबई तक का है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक, यह दिल्ली से लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1380 किलोमीटर।
इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 1380 किलोमीटर। इसकी खासियत क्या है? यह 8 लेन की एक सड़क होगी। यह जो सड़क है वह 8 लेन की सड़क है, याद रखेंगे, 8 लेन। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2018 में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारतीय रेल के द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। भारतीय रेल के द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 50,000 बच्चों का कौशल प्रशिक्षण। तो 50,000 बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह जो अभियान है, यह अभियान कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर सेवा या समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर सेवा या समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। तो यह अभियान कब शुरू हुआ? तो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक यह चलेगा। तो यह अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। याद रखेंगे, 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का उद्घाटन किया गया। यह जो उद्घाटन हुआ कब हुआ? 16 सितंबर 2021 को। यह जो उद्घाटन हुआ वह 16 सितंबर 2021 को हुआ। कहां पर यह उद्घाटन किया गया? तो 2 रक्षा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पहला दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू में। तो दिल्ली में दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर पहला और दूसरा जो रक्षा मंत्रालय है वह अफ्रीका के एवेन्यू में उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंट्रल विस्टा की एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंट्रल विस्टा की एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है कार्यालय का वह 5 एकड़। इस कार्यालयों को 5 एकड़ के क्षेत्रफल में निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद टीवी लॉन्च किया गया। OTT प्लेटफॉर्म पर भी यह उपलब्ध रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद टीवी लॉन्च किया गया। हमने बताया था कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय किस टीवी में हो गया? तो संसद टीवी, जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो 1986 बैच के IAS अधिकारी रवि कपूर जो कि मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद टीवी को लॉन्च किया गया, जो OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। कब लॉन्च किया गया? तो 15 सितंबर 2021 को। 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर। चूंकि 15 सितंबर कौन सा दिवस होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस होता है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत अमेरिका के द्वारा एक साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के लिए क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को क्या करेगा? लॉन्च करेगा, जिसे CAFMD कहा जाता है। तो भारत अमेरिका के द्वारा एक साथ 2030 पार्टनरशिप के लिए, एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के लिए क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग अर्थात CAFMD को लॉन्च करेगा। यह कब लॉन्च किया? तो 13 सितंबर 2021 को लॉन्च किया, याद रखेंगे। इसकी घोषणा किसने की? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, अर्थात 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता का मतलब 2 ऑस्ट्रेलिया के सदस्य और 2 भारत के सदस्य। यह जो वार्ता हुई 10 सितंबर 2021 को हुई। यह जो वार्ता हुई 10 सितंबर 2021 को हुई। तो भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिसे पायने। तो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिसे पायने की भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच क्या हुई? तो वार्ता हुई 2+2 वार्ता 10 सितंबर 2021 को। इसमें किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया? तो अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर सबसे अधिक जोर दिया गया। तो अफगानिस्तान पर जो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर इस वार्ता में सबसे ज्यादा जोर दिया गया। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2953 प्रस्ताव क्या हो गया है? लागू हो गया है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में किस पर कब्जा हो गया है? तो तालिबान का। तो उस कब्जे के बाद अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2953 प्रस्ताव क्या हो गया? तो लागू हो गया। याद रखेंगे। तो इसी मुद्दे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता सबसे ज्यादा हुई। एक बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। मिड डे मील योजना का अब नया नाम करके क्या रख दिया गया? तो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, पीएम पोषण स्कीम। तो मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम या पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। इसकी घोषणा कब की गई? तो 29 सितंबर 2021 को। इसकी घोषणा 29 सितंबर 2021 को की गई। इस योजना में प्री प्राइमरी बच्चे भी शामिल हो जाएंगे। प्री प्राइमरी बच्चे अर्थात 6 बरस से कम के आयु के भी बच्चे अब शामिल हो सकेंगे। पहले जिसे बाल वाटिका भी कहा जाता है, तो प्री प्राइमरी बच्चों को क्या कहा जाता है? तो बाल वाटिका। तो अब इस योजना में प्री प्राइमरी अर्थात बाल वाटिका बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। पहले 6 बरस से लेकर 14 बरस के बच्चों को इस योजना में मिड डे मील या फिर प्रधानमंत्री पोषण स्कीम में शामिल किया जाता था। लेकिन अब 6 बरस से कम प्री प्राइमरी के बच्चे अर्थात बाल वाटिका के बच्चे भी शामिल हो सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिथि भोजन के नाम से एक परंपरा की भी शुरुआत की। किस भोजन के नाम से? तिथि भोजन के नाम से एक परंपरा की भी शुरुआत की। इस योजना की जो अवधि है कितने बरस तक निर्धारित की गई है? तो यह योजना 5 वर्षों तक निर्धारित की गई है। इस योजना की अवधि 5 बरस तक है। उसमें कुल कितना खर्च आ रहा है? तो 1,31 लाख करोड़ की इसमें खर्च आई है। तो 1.31 लाख करोड़ खर्च इसमें आया है। इस योजना का फायदा क्या है? तो इस योजना का फायदा है 12 करोड़ स्कूली बच्चों को। तो इस योजना से 12 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा होगा। एक चीज याद रखेंगे कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1995 में। वर्ष 1995 में इस मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे, जो दोपहर में बच्चों को भोजन दिया जाता है मिड डे मील, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। एक करंट अफेयर्स है, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। भारत का आयुध निर्माणी बोर्ड किया गया भंग। तो भारत का जो आयुध निर्माणी बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसे भंग कर दिया गया। क्या किया गया? भंग कर दिया गया। कब भंग किया गया? तो 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को इसे भंग कर दिया गया। और इसका विभाजन कितने भागों में हुआ? तो OFB अर्थात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, आयुध निर्माणी बोर्ड, इसका विभाजन, इसके 41 कारखानों का विभाजन 7 भागों में कर दिया गया। तो आयुध निर्माणी बोर्ड के 41 कारखानों का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो 7 भागों में।
इस जो आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने की मंजूरी मिली थी, कब मंजूरी मिली थी? तो 16 जून 2021 को ही इसकी मंजूरी मिल चुकी थी। इसकी मंजूरी मिली थी 16 जून 2021 को। यह ओएफबी क्या है? तो भारत में हथियारों और सैन्य उपकरणों का यह एक प्रमुख केंद्र है। तो आयुध निर्माणी बोर्ड से ही सेना के हथियार और सैन्य उपकरण तैयार किए जाते हैं, याद रखेंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जहां से प्रश्न आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि लद्दाख की राजधानी लेह में शुरू हुआ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, जो कि पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है। तो लेह में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 24 सितंबर 2021 को। इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 24 सितंबर 2021 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर। तो इसके उद्घाटनकर्ता हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर। यह फिल्म फेस्टिवल कब से कब तक चलेगा? कब से कब तक चला? तो 24 सितंबर 2021 से लेकर 28 सितंबर 2021 तक। यह फिल्म फेस्टिवल 24 सितंबर 2021 से लेकर 28 सितंबर 2021 तक चला। इसकी खासियत क्या थी? तो इसकी खासियत थी कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर विक्रम बत्रा, कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म शेर शाह की स्क्रीनिंग से इसकी शुरुआत हुई। तो कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म शेर शाह की स्क्रीनिंग से इसकी शुरुआत हुई। थ्री इडियट सहित कई भाषाओं में इसमें फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। तो 3 इडियट सहित कई भाषाओं की फिल्मों का इसमें प्रदर्शन किया गया। यह किस चीज का हिस्सा हुआ? तो आजादी के अमृत महोत्सव का यह एक हिस्सा माना गया। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया, याद रखेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसे मनाने का कारण क्या था? तो आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। तो आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस फिल्म फेस्टिवल को मनाया गया। कौन कौन सी फिल्मों का इसमें प्रदर्शन हुआ और किस भाषा में? तो सबसे पहले ईसू आसामी भाषा में, क्रॉसिंग ब्रिज अरुणाचली भाषा में, चटगांव बंगाली भाषा में, लेफ्ट या राइट हिंदी भाषा में, मने दे फेरे हिमाचली भाषा में, लजा डोल लद्दाखी भाषा में, किम लॉज मणिपुरी भाषा में, साथ ही साथ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी इसमें प्रदर्शन हुआ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान माना गया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान घोषित किया गया। इसकी घोषणा कब हुई? तो इस अभियान की घोषणा 26 सितंबर 2021 को हुई। 26 सितंबर 2021 को इसकी घोषणा हुई, याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे से छुटकारा पाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे से छुटकारा पाना। यह अभियान कब से कब तक चला? तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक। यह अभियान 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक चला। इसमें एक मंत्र का प्रचार किया गया। इसमें एक मंत्र का प्रचार किया गया। कौन सा मंत्र? स्वच्छ भारत सुरक्षित भारत। तो इसमें स्वच्छ भारत सुरक्षित भारत नामक एक मंत्र का
प्रचार किया गया। इसे किस मॉडल पे बनाया गया? तो वेस्ट टू वेल्थ। इसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर क्या किया गया? शुरुआत किया गया। अगला करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो 27 सितंबर 2021 को। 27 सितंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। किस माध्यम से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री भाषण के दौरान ही जब झंडा फहरा रहे थे तभी इसकी घोषणा की गई थी। इस मिशन का अन्य नाम क्या है? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन इस मिशन का अन्य नाम है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, याद रखेंगे। इस मिशन का अन्य नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। यह कहां कहां लागू किया जाएगा? तो 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाएगा। कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाएगा। इसे लॉन्चिंग करने का क्या कारण था? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3री वर्षगांठ के कारण। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3री वर्षगांठ के कारण इसे लागू किया गया, अर्थात ABPM JAY की 3री वर्षगांठ के कारण। तो ये तो था हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। कुछ और राष्ट्रीय घटनाक्रम बचे हैं, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को और समाप्त करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को 2021 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।